नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने, आपको पता ही होगा, सितंबर से जनवरी तक लगभग 150 दिन और यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लगभग 3500 किलोमीटर। वैसे कश्मीर से कन्याकुमारी की जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है, लेकिन आपको पता ही होगा कुछ जगह पे जो है वो 4500 बोलते हैं, कई जगह पे आपने देखा होगा 3500 किलोमीटर की यात्रा बताते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा सितंबर में शुरू की थी और जनवरी तक वो चली थी। और उस वक्त जो है वो राहुल गांधी, आपने देखा होगा, एक पादरी से भी मिले थे, कई नेताओं से भी मिले थे। गुजरात में उन्होंने जो है वो अपना रूट चेंज कर दिया था, गुजरात नहीं गए थे और गुजरात में इलेक्शन भी थे। और उस वक्त उनका मुद्दा था मोहब्बत की दुकान। आपको पता होगा हर बार जब वो कहीं जाते हैं तो उसके बाद में वो मोहब्बत की और शांति की बात जरूर करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। अब उसका फायदा और नुकसान, कांग्रेस पार्टी जो है उसका फायदा देख रही थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को फायदा होगा, लेकिन राहुल गांधी को उसका फायदा नजर नहीं आया। कैसे? कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वो सोच रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी सरकार चली गई। हालांकि दक्षिण भारत के एक राज्य तेलंगाना में उनको जो है वो बड़ी अच्छी सीटें मिली और उन्होंने सरकार बना दी, और अभी जो सीएम है वो रेवंत रेड्डी है। और पिछले 1-1.5 महीने से जो है वो लगातार ये बात चल रही थी कि राहुल गांधी जो है वो ऐसी ही कोई यात्रा जो है वो दोबारा कर सकते हैं। और 21 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला भी लिया गया है कि राहुल गांधी की अब जो है दोबारा से यात्रा शुरू करेंगे, और इस बार जो है वो होगा पूर्वोत्तर से पश्चिम के राज्य। और ये जो है, इस यात्रा का उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था, अब न्याय यात्रा इन्होंने नाम दिया है। न्याय यात्रा क्यों रखा है वो भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो रूट है वो किस तरफ से होगा। तो ये जो यात्रा होगी वो होगी मणिपुर से शुरू होगी। अब आपको लग रहा होगा मणिपुर से ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मणिपुर में अभी जो हिंसा हुई थी पिछले 1 साल से, आपको पता ही होगा कि मणिपुर में मैतई और कुकी समाज के लोगों के बीच में जो है वो हिंसक दंगे हुए थे, और 1 साल के लगभग होने को आया, मणिपुर जो है वो अशांत चल रहा है। और इसको जो है वो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है लोकसभा चुनाव के लिए। और राजनीतिक पार्टी है तो मुद्दा बनाना भी चाहिए इन चीज़ों को, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं इन ऐसे मुद्दों पे जो है वो काम करती है ताकि उनको जो है वो चुनाव में फायदा हो। तो इसलिए जो है वो मणिपुर का, इससे पहले आपको पता भी होगा कि मणिपुर जो है वो राहुल गांधी ने दौरा भी किया था, और उसके बाद में जब वो संसद पहुंचे तो संसद में जो है वो सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इसमें विफल रही, और उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि उनको ये भी पता था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ज़्यादा दिन तक जो है वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और बाद में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिर गया। तो इसलिए अब उस मुद्दे को वापस से जीवंत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है, आपको पता होगा, इससे पहले हर मुद्दे पे, रफाल पे, चौकीदार चोर है, अडानी पे, हर मुद्दा वो जो है वो उठा के देख लिया, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं ये जो भारत जोड़ो यात्रा का जो पार्ट 2 है, न्याय यात्रा, ये भी जो है वो आप मान के चलिए कि 2024 के बजाय 2029 की जो तैयारी है वो ज़्यादा लग रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि 2024 में, ये कांग्रेस को भी पता है, इंडिया अलायंस, उन्होंने विपक्ष का एक गठबंधन बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को अच्छे से पता है कि इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो रिपीट होगी। और ऐसी स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट होती है तो इनको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का अंतिम कार्यकाल है। और ये बात भी सही है कि ये हो सकता है नरेंद्र मोदी की उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अंतिम कार्यकाल हो, तीसरा टर्म जो है उनका अंतिम कार्यकाल साबित होगा। तो उसके बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे के लिए काम करेगी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जब नए चेहरे के ऊपर काम करेगी प्रधानमंत्री फेस के लिए, तो उस वक्त उसके विपक्ष में कौन खड़ा होगा? तो उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उस वक्त तक राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा पूरे तरीके से, क्योंकि अब तक वो सफल नहीं हो पाए, सफल हो जाएं, ताकि ये रणनीतिक जो तैयारी है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की 2029 की तैयारी हम कह सकते हैं। ये हमारा अपना एक आकलन है। अब
मणिपुर से ये यात्रा चलेगी और लगभग बताया जा रहा है कि 6200 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा होगी, जिसमें जो राज्य पिछली बार छूट गए थे, इसके अलावा ये मणिपुर से आपको पता होगा नागालैंड के बाद में ये असम होते हुए बंगाल में एंटर करेगी, और बंगाल के बाद में ये गुजरात, यूपी, एमपी ऐसे जो स्टेट है उनको कवर करते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। अब इसमें जो है वो बाकी इनके विपक्षी दल है वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये यात्रा होती है तो शायद उनको भी जो है वो इस यात्रा का फायदा पहुंचेगा। और यात्रा की भी इसीलिए जाती है क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जब जब इंडिया में ऐसा हुआ है, चाहे आडवाणी की रथ यात्रा हो या इससे पहले भी कोई यात्रा हो, तो उसका फायदा ज़्यादा नहीं तो जो अगर हम इसको देखेंगे पब्लिसिटी के हिसाब से भी जो है वो पॉपुलर होने का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। तो यही एक कांग्रेस का प्रयास है। दूसरा इसमें जो है न्याय यात्रा इसका नाम दिया गया है। तो न्याय यात्रा जो है, वैसे अगर इनके ही हम देखें जयराम रमेश का, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जो है वो आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय यात्रा है। और न्याय यात्रा के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू भी किया था 2019 में, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। 2019 में उन्होंने जो है, आपका पता ही होगा, मैनिफेस्टो में एक बात डाली थी राहुल गांधी की तरफ से कि वो हर गरीब व्यक्ति को जो है, अगर वो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो 72,000 रुपये सालाना जो है वो उसको दिया करेंगे। और इसके मुकाबले आप नरेंद्र मोदी की जो 1,000 रुपये और 2,000 रुपये की जो गारंटी थी वो ज़्यादा मजबूत, लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया और कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितना वो सोच के चल रहे थे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की ये न्याय यात्रा कितनी सफल साबित होगी ये देखने की बात है। हालांकि विपक्षी दल, अगर जैसे बंगाल की अगर हम बात करें, इससे ही एक एपिसोड में हमने बात भी करी है कि बंगाल में जो है वो इस क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो समाप्ति की ओर लेके जा रही है। और उनका गठबंधन करने का जो है, जिसको कहते हैं कि वो सहमति भी इसलिए जता रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी वापस से ऊपर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी को अगर सीटें नहीं मिलेगी तो कांग्रेस का कोर वोट जो हुआ करता है, जैसे मुस्लिम वोट की अगर हम बात करें, या कोर वोट जो हमेशा से जो है वो कांग्रेस को ही वोट देता आ रहा है, तो वो वोट बैंक, वो जो वोट बैंक है वो भी शिफ्ट हो जाएगा किसको, क्षेत्रीय पार्टियों को। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा जैसे 295 सीटें बंगाल की विधानसभा की है और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक भी एमएलए नहीं है। एक एमएलए जो बाई इलेक्शन में जीते थे पश्चिमी मेदिनीपुर से, वो बाद में जो है वो उसने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, तो उसके बाद में अभी जो है वो खाली है। इसके अलावा 42 सीटों पे जो है वो इलेक्शन होना है। तो अब बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देगी। ठीक ऐसे ही यूपी में आपको पता होगा, यूपी में कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव कितनी सीटें देगा। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जो है वो पंजाब में एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो दिल्ली में जो है वो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें देने के लिए तैयार है। और हालांकि आम आदमी पार्टी 3 सीटें दे रही है। और आप एक देखिए कि राष्ट्रीय पार्टी का क्या हश्र हुआ है कि पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एक भी सीट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है दबाव की राजनीति में कामयाब हुए। और कांग्रेस पार्टी पे दबाव ये है कि वो अगर उनको गठबंधन का बना आम आदमी पार्टी के साथ बने रहना है तो उनको 3 सीटों पे काम करना पड़ेगा। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई है। और कांग्रेस पार्टी को इसका जो है वो नुकसान जरूर, इस गठबंधन का अगर हम देखें तो इस गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। और ये जो है बड़े बड़े नेता इसके अनुमान लगा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कांग्रेस पार्टी ये फैसला कैसे ले रही है ये समझ के थोड़ा सा बाहर है। दूसरा, जब हम इस यात्रा की बात करते हैं तो यात्रा की स्वाभाविक तौर से जो है वो ये राहुल गांधी का अच्छा कदम माना जा सकता है, क्योंकि यात्रा से जो है वो नुकसान नहीं होता। इसमें जो है वो कई संगठन जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा को वो लोकसभा चुनाव में कितना बुना सकते हैं और कितना अपना वोट शेयर बढ़ा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कोई भी यात्रा जो है, किसी भी मकसद को लेकर अगर कोई काम किया जाता है तो उसका परिणाम क्या है, उस परिणाम से अब पता चलता है कि आप जो है उस काम में कितने सफल हुए। अब तक हमने देखा कि 2014 के बाद में राहुल गांधी अध्यक्ष भी बने और कई जगह उनको जो है वो महासचिव, कई जगह उनको जो है वो लीडरशिप भी दी गई, लेकिन उनकी लीडरशिप में लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती रही। और अब तो स्थिति ये बनी हुई है कि पिछले विधानसभा चुनावों के बाद में आपको पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी ये देख रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनको फायदा होगा। और उसी वक्त आपको पता है कि गुजरात में चुनाव थे, लेकिन गुजरात में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। तीनों हिंदीभाषी जो क्षेत्र थे, उन हिंदीभाषी क्षेत्रों में जो नॉर्थ इंडिया जिसको हम कहें, तो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार, उसका वोट शेयर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। उनकी सीटें लगातार कम होती जा रही है। और उसके पीछे का कारण क्या है? कारण है दक्षिण की राजनीति और विपक्षी घटकों के साथ में कांग्रेस पार्टी का खड़ा होना, और साथ में आपको पता ही होगा धार्मिक टिप्पणियां करना, जो कि किसी भी समाज के व्यक्ति को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को शोभा नहीं देती, चाहे पार्टी उसकी कोई भी हो।
लेकिन लगातार जो है वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इसी स्टेटमेंट का जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है फिर पूरी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी एक ज़माने में बहुत पुरानी पार्टी, बहुत गद्दावर नेता इसमें हुआ करते थे, लेकिन आज ये पार्टी जो है वो लोगों के जो विश्वास जो था उसको वापस से जो है वो खड़ा करने में असमर्थ होती जा रही है। और इसी का परिणाम है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक्सपेरिमेंट के बाद में उसको कितना फायदा होगा ये खैर बाद की बात है, लेकिन अब तक का जो सिनेरियो जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रहा है, अभी तक हमें नहीं लगता कि इसका जो है कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मतदाताओं के ऊपर पड़ा होगा। और आने वाले समय में 2024 में तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, अगर 2029 में भारतीय जनता पार्टी का अगर नया पीएम फेस होगा तो उसके सामने एक होता है कि सामने विपक्ष का पीएम फेस कौन होगा, तो उसके लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी जरूर ये तैयारियां कर सकती है। इतना हमारा आकलन ये कह सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।